नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वॉर को लेकर। दरअसल इन दोनों देशों के बीच जो वॉर चल रहा है इसका भारत पर क्या असर होगा, भारत पर कैसे असर होगा, भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या कच्चे तेल में और उबाल आएगा। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं राजीव कुमार जी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपका TV9 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, ये जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है इसका भारत पर कैसे असर होगा, और भारत पर असर होगा तो क्या होगा? मनीष जी, कोई भी वॉर जी सिर्फ दो देशों के बीच का वॉर नहीं होता। जी उसके और बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं। जी तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग निर्यात करते हैं ऑयल, इंडिया इज अ वेरी मतलब बहुत 80% ऑयल इंडिया जी इंपोर्ट करता है। जो उसकी एनर्जी नीड है उसमें 80% के करीब इंपोर्ट करता है, जी। हालांकि ईरान से इंपोर्ट नहीं करता है। हम्म, ज्यादातर जो इंपोर्ट है हमारा वो एक तो रशिया से है करीब 41%, इराक से है करीब जी 19%, सऊदी से 10 साढ़े 10%, यूएस से 7.5%, यूएई से मतलब तो बाकी देशों से है, उससे तो जी इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि इस ऐसे में एक तो ट्रेड रूट्स मतलब जी ऑयल जब कहीं जाता है तो कहीं से होके जाता है। जी तो एक ऐसी जगह है जहां जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जी वहां से तकरीबन 20% ग्लोबल ऑयल वहां से जाता है। जी तो जो ये इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इसमें एक एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि कहीं ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना करे। यदि जी बंद करेगा तो 20% की ऑयल सप्लाई ग्लोबली इंपैक्ट होती है, जिससे जी प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी भी ऑलरेडी $8-10 पर बैरल प्राइसेस बढ़े हैं। जी तो ये इन सब का जो इम्पैक्ट है, जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो बिल ऑफ इंपोर्ट वो बढ़ जी जाता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। जी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि ऑयल सिर्फ ऑयल नहीं है, ऑयल से जी आगे ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पॉलिएस्टर इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है। ये जी सब जो चीजें हैं, ये पेट्रोल की डाउनस्ट्रीम जब हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग के बाद ये चीजें मिलती हैं। तो बहरहाल बहुत सिंपल सी बात है कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो इन सब चीजों के प्राइसेस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली ये किसी भी देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जी हालांकि कोई बहुत भारी खतरा भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडिया का डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ ऑयल, आई थिंक इंडिया ने बहुत ही समझदारी से काम किया। जब सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर यूएस के द्वारा, जी तब इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा। दे दे इनफैक्ट स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम देम। जी तो करीबन 40% ऑयल वहां से आ जाता है। तो अगर उस सेंस में देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये वॉर लंबा चलता है, इसमें और देशों की भी सपोज पार्टिसिपेशन आ जाती है, और अगर ये लंबे समय तक चलने की वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं वो इंपैक्ट होने लगते हैं, सिर्फ ऑयल के लिए नहीं बाकी जी चीजों के लिए भी। आपके दर्शकों को बताने के लिए, एक रेड सी का रूट है। रेड सी जी का रूट छोटा रूट है जिससे ट्रेड होता है। जी अभी ज्यादातर जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से हो रहा है। जी जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ, तब से भी ये वहां से हो रहा था, केप ऑफ गुड होप से हो रहा था। जी अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, अब ये वापस केप ऑफ गुड होप से होने लगेगा। वहां से सामान की आवाजाही में इंडिया से 13-14 दिन ज्यादा लगते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि उसके जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट सभी देशों पे होगा। और इंडिया भी अछूता तो नहीं रहेगा। जी अछूत मतलब इंडिया के लिए भी कुछ नुकसान तो है ही। जी सर, जैसा कि आपने सर कच्चे तेल की बात की, तो क्रूड ऑयल जो है, जैसा आपने बताया कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि केवल ईरान इजराइल ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट, एक तरह से कहें तो तेल का जो ये खेल चल रहा है ये पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहा है, और सब लोग अपने तेल की मोनोपोली को बढ़ावा बना के रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर हमारी मोनोपोली बनी रहे, जिस कारण
पहले आपने देखा होगा रूस यूक्रेन, फिर ईरान इजराइल, फिर हमास, फिर गाजा, मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो तीसरे वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल बन चुका है ग्लोबली अगर देखें तो। और चूंकि जैसा आपने बताया कि इंडिया अपना 40% ऑयल रसिया से लेता है, कोरोना काल के बाद से इंडिया ने इस पे बहुत आगे की सोच के रूस को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया और वहाँ से इंपोर्ट करना शुरू हुआ। तो सर देखा भी गया कि कच्चे तेल के जो प्राइसेस थे, परसों की बात करें तो परसों के बाद से अचानक बहुत स्पाइक लग गया उसमें। लेकिन कल शाम को एक खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि संभावना है कि ईरान इजराइल की वॉर थोड़ा कम हो सकती है, मतलब थोड़ा डाउन द लाइन आएगा तो क्रूड ऑयल के प्राइस में शाम को नरमी भी आने लग गई। तो सर क्रूड पे तो सीधा इम्पैक्ट है, लेकिन हम सर ईरान और इजराइल पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं, ये जरा आम भाषा में दर्शकों को बता सके। नहीं, ईरान के ऊपर हमारी कोई निर्भरता नहीं है ऑयल के लिए, जी कोई भी निर्भरता नहीं है हमारी ऑयल के लिए। हमारा एक्सपोर्ट भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सपोर्ट भी 5 साल में ईरान को जो हम एक्सपोर्ट करते थे किसी जमाने में 5-1 बिलियन डॉलर का होता था, वो भी अब 1-1.25 बिलियन डॉलर का ही रह गया है। तो हमारी कोई बहुत डायरेक्ट उसके ऊपर किसी भी प्रकार की डायरेक्ट वो नहीं है। जी जैसा मैंने बताया कि जैसा आपने बताया अभी मनीष जी की पहले प्राइसेस बढ़ गए, थोड़ी सी न्यूज आई कम हो गए, तो अनसर्टेनिटी में प्राइस फ्लक्चुएशन ग्लोबली होता रहेगा। जी इंडिया के लिए थोड़ी समस्या इसलिए हो जाती है कि हमारा ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। जी हमारी डिपेंडेंस ऑयल के लिए वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा है। हमारा 80% से ज्यादा हम अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जी शायद हम थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं दुनिया के ऑयल के। तो उस वजह से ऑब्वियसली जो हमारी पूरा ट्रेड होता है, ट्रेड में हम कुछ चीजें खरीदते हैं, कुछ चीजें बेचते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। ना केवल ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो जाते हैं, परंतु साथ में ये भी होता है कि एक्चुअली सारा ऑयल का ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। जी तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं, यूएस डॉलर की जो नीड है वो भी बढ़ जाती है। जी तो उसकी वजह से डॉलर वगैरह भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है। जी तो देर आर थिंग्स, लेकिन अभी कोई ऐसा बहुत भारी खतरा, जैसा मैंने बताया, अभी कोई इतना भारी खतरा अभी नहीं दिख रहा है। जी अगर ये वो स्थिति ले लेता है जी जिसकी की आशंका सब लोगों को है, और जी मुझे पर्सनली भी उसकी आशंका काफी है, जी क्योंकि जिस तरह से एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स शेप अप कर रही है, जी उसमें वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी देखिए, ऐसा है कि सब अपनी अपनी, एक तो कोई भी नहीं चाहता कि ग्लोबल साउथ, जैसे कि जी जिसमें चाइना, इंडिया, ये सब देश आते हैं, ये तरक्की करके उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां जहां पे हम यूएस और इन लोगों को डायरेक्टली कंपटीशन देने लगे। जी तो उस सब चलते सबकी कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करके ये ना हो। जी तो उस वजह से अगर आप देखें, पूरा वर्ल्ड अब पोलराइज होता जा रहा है। जी और अब ये धीरे धीरे देशों की बजाय रिलीजन्स के ऊपर भी एक तरीके का क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम ये वाला कार्ड भी होना शुरू हो रहा है। तो जी ये क्या शेप लेगा, ये बहुत मुश्किल है किसी का भी कह पाना। लेकिन जिस तरह से इजराइल कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से वो ईरान को डेफिनेटली ये नहीं चाहता कि वो न्यूक्लियर स्टेट बने, जी और ट्रम्प ने भी कहा कि ईरान को कहा कि वो डील कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं करी। तो जी अब ऐसे में देखना ये है कि नेक्स्ट बाकी लोग किस तरह से अपने आप को अलाइन करेंगे। जो मिडल ईस्ट है, जो ओपेक कंट्रीज हैं, जी जो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड है, वो कैसे ईरान के साथ खड़ा होगा, नहीं होगा, जी ये सब अभी देखने की बात है। और कितना ये बढ़ता है टेंशन, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आगे का रास्ता कैसा निकलेगा। जी सर, जैसा आपने बताया सर बाकी कितना इंडिया ने बढ़ता है। फिर भी काफी जी, जी जैसा आपने कहा सॉरी। कि कितना बढ़ता है आने वाले समय में तय होगा। तो सर अगर मान लीजिए कि ये वॉर लंबा खिंचता है, जैसे रूस यूक्रेन का वॉर लगातार चलता रहा, अगर ये लंबा खिंचता है तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि क्रूड से डिपेंडेंट है सारा कुछ। तो क्रूड अगर महंगा होता है तो ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल पर इसका फ़र्क सबसे पहले देखा जाता है। और आम जनता जिसके लिए पेट्रोल डीजल रीढ़ की हड्डी है, जैसा आपने बताया भी कि महंगाई का सबसे बड़ा फैक्टर पेट्रोल डीजल ही है, क्योंकि केवल वो ईंधन का ही काम नहीं करता है, वो आपकी इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फैक्टर भी होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर?
अभी तक जो ग्लोबली कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा शायद स्पाइक ना आए। जी। अगर वो बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं आता है तो ऑब्वियसली चीजें बेटर रहेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके बारे देखिए, ऐसा है कि ईरान भी आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा, क्योंकि जी। उनका अपना एक्सपोर्ट और अपनी इकोनॉमी भी उस पर इम्पैक्ट होती है। हालांकि वो ये बार जी। बार ये कहता रहता है कि मैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। यदि जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात आती है तभी ऑयल के प्राइसेस का ज्यादा हाइक होने के चांसेस है, क्योंकि फिर 20% ऑयल की सप्लाई कट हो जाती है। जी। और आपको पता है कि सब चीजें डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और वो कट होते ही ऑब्वियसली मारामारी शुरू हो जाती है कि किस सबको ऑयल चाहिए। जी। एनर्जी सिक्योरिटी तो हर देश के लिए जरूरी है, तो सभी लोग देश खरीदना चालू करने लगते हैं। पर अदरवाइज अभी कोई ऐसी बहुत भारी ऑयल की तरफ दिक्कत नहीं दिखाई देती है। मुझे लगता है कि यूएस के पास भी बहुत सारा ऑयल रिजर्व है। जैसे जी। ही ओपेक कंट्रीज से कम आना शुरू होता है तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो अभी तक देखने में आया है कि बहुत ज्यादा शायद ऑयल के ऊपर ना चेंजेस आए। पर जी। ये कहना बहुत मुश्किल है। जी। इसके ऊपर कोई कोई ठोस टिप्पणी करना मुश्किल है। जी। चांसेस हैं कि ये इसी स्पाइक हो सकती इसी है। रेंज में चलता रहेगा, पर अगर ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और मेरा कहना तो ये साथ में ये भी है कि कोई भी वॉर अगर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हर देश पे कुछ ना कुछ वैसे भी जी। आएगा ही। जी। आप ऑयल को छोड़ दीजिए, बाकी सारा ट्रेड भी जैसा मैंने बताया कि जी। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती हैं। जी। बाकी सारी चीजें जो और देशों से भी आती हैं उनको लंबे रास्ते से आना पड़ता है। तो जी। उन सब चीजों से इम्पैक्ट डेफिनेटली आने के चांसेस हैं इंडिया। जी सर, ये तो हुई ऑयल की बात। ऑयल पर निर्भरता तो भारत की है ही, भले ही ईरान इजराइल पे ना हो, लेकिन बाकी कंट्रीज़ पे हैं। तो एक तो हुई ऑयल की बात सर। दूसरा जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स, जिसका कि चाइना ने भी कह दिया है कि हम चाइना पे हम पूरी तरह निर्भर हैं। तो भारत के पास ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मेटल का भंडार नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो सर क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि भारत को दो सबसे जो मेन चीज़ें हैं, एक तो क्रूड ऑयल, दूसरा रेयर अर्थ मेटल, इन दोनों के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या लगता है सर, एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को इसमें इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जी सर। मेरे ख्याल से मनीष जी, सरकार ने अगर आप लंबा समय तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखेंगे तो इसकी तरफ ऑलरेडी काफी स्टेप्स उठाए हुए हैं। जी। आप सब जानते हैं कि आजकल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जी। जाता है। जी। तकरीबन हमने आज से कोई 8 7 8 साल 10 साल पहले ये सारी जर्नी शुरू कर दी थी। जी। और इथेनॉल की परसेंटेज जो ऑयल में डलती है वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। हमने सारे जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं जी। उनको ये हिदायत दे रखी है कि हमें इथेनॉल की परसेंटेज को बढ़ाना है, तो इंजन्स के डिजाइन को उस तरह से किया जाए। तो जी। अभी ऑलरेडी वो 20-25% इथेनॉल डलने की स्थिति आ गई है। जी। इथेनॉल डलने का 20-25% डलने का मतलब हुआ इथेनॉल इंडिया में बन जाएगा। इथेनॉल जी। इसलिए बन जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ शुगर केन बहुत होता है राइट। और शुगर केन से इथेनॉल बनाया जाता है। जी। और इथेनॉल सस्ता भी होता है और उसके लिए हमारी ग्लोबल डिपेंडेंस भी नहीं है। तो एक तो ये हिस्सा है। जी। दूसरा, बहुत तेजी से काम चल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। जी। बहुत सारा काम कर रहा है। अगर आपने कभी सुना होगा, गडकरी जी बहुत स्ट्रांगली जी। ये बात कहते हैं कि रेयर अर्थ मेटल से भी ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर बहुत है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स से जो चिप्स बनते हैं, जो जी। जो चिप्स सारे कंप्यूटर्स में लगते हैं, वो रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं। जी। दूसरा, लिथियम, जो लिथियम आयन बैटरी जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स हैं, उनके लिए जी। लगता है। लेकिन इंडिया काम कर रहा है इससे भी ऊपर की एक टेक्नोलॉजी पे, जहां हाइड्रोजन से व्हीकल्स चलाने की जी। बात है। हाइड्रोजन गैस से व्हीकल चलाने, जी। एनर्जी हाइड्रोजन से लेने की बात है। जी। तो वो अगर एक लॉन्ग टर्म आप देखेंगे, वो सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर भी काफी हम खनिज वहां से निकाल पाए, इसके ऊपर भी बहुत काम चल रहा है। पर हाँ, ये सब चीजों में समय लगता है, ये जी। कोई रातों रात नहीं हो सकती। पर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन आई थिंक इंडिया की काफी क्लियर है। वो जी। चेंज करना चाहते हैं, डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, और इन सब चीजों को, खनिजों को निकालने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। और जी। इन खनिजों के अलावा और दूसरी चीजों से क्या किया जा सकता है उसके ऊपर भी काफी रिसर्च का काम जारी है। जी।
जी सर, जैसा कि आपने बताया रेयर अर्थ मेटल और क्रूड को लेकर, तो सरकार तो काम कर रही है लगातार, और आपने बताया वैसे भी नितिन गडकरी जी का बयान अमूमन हमेशा आता रहता है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम लगातार मतलब इस क्षेत्र में काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर ईवी भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ईवी पर जो सरकार की सबसे ज़्यादा फोकस है और कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और विदेशी कंपनियां भी आने को तैयार हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में तो सर लगता है कि हाँ, भारत मतलब यहाँ से आगे जाएगा और उसकी डिपेंडेंसी जो है क्रूड ऑयल पे वो थोड़ी कम होगी। लेकिन सर अभी जो लगता है, जो अभी अभी की सिचुएशन है, उसमें क्या लगता है सर कि अभी कितना फिजिबल हो पाएगा ये? क्योंकि अभी हमारे पास ईवी की अगर बात करें तो ना हमारे बड़े शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो छोटे शहरों में ना चार्जिंग स्टेशन हैं, ना हमारे पास वैसा इंफ्रा है ताकि मतलब विदेशों के कंपेयर में, तो हम अभी कितना सक्षम हो पाएंगे सर अभी? जी। नहीं, पहले अगेन इसको दो चीजों में डिवाइड करते हैं। जी। एक तो बात हुई ईवी की और एक हुई सोलर पावर की। सोलर इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि हमारे को भरपूर सनलाइट मिलती है, जी। तो हम बहुत तेजी से सोलर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। खाली गाड़ियों के हिस्से को छोड़ देते हैं, जी। एनर्जी तो बहुत चीजों से आती है। आप समझिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी तो वो भी, अगर ईवी में भी, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी के बैटरी को भी चार्ज करना है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आनी पड़ेगी। तो सबसे जी। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कोयले से और तेल से और इन सब चीजों से बन रही है, तो आप चाहे ईवी में कन्वर्ट भी कर ले, पर कहीं ना कहीं वो तेल और कोयला लग रहा है। जी। हमारा जो इंडिया का अभी पिछले दिनों का रहा है वो है बहुत स्ट्रांगली मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रो पावर, मूविंग टुवर्ड्स सोलर पावर, सोलर पावर जी। की तरफ बहुत तेजी से बढ़ना। तो वो सब चीजें एक एकदम कार्यरत करी जा रही हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जो आपने बात कही कि कितना सक्षम होगा इंडिया जी। इस सब चीजों को करने में, तो अगर आप देश दुनिया में भी कहीं देखेंगे तो सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ही डेवलप हो रहा है। जी। धीरे धीरे यहाँ भी डेवलप हो रहा है। और अगर आप ये कहें कि बाकी जगहों पे इतना चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो आपको एक डेटा ये भी देखना पड़ेगा कि जी। कारों की, गाड़ियों की जो कंसंट्रेशन है, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि बड़े शहरों में ही ज्यादा है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे देश के जो 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 छोटे इलाके हैं या जो जी। विलेजेस हैं या जो दूर दराज इलाके हैं, वहां फिर व्हीकल्स भी कम है। तो कंजम्पशन की अगर आप बात देखेंगे तो वो ज्यादातर कंजम्पशन ऑफ ऑयल, जी। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जो गाड़ियों और गाड़ियों से रिलेटेड ईवी की जो आपने बात करी, तो मुझे लगता है वैसे भी 60 70 80% जो कंजम्पशन है वो बड़े शहरों में ही। और बड़े शहरों में मुझे लगता है कि अब काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह हो रही है। मैं दिल्ली में देखता हूँ बहुत लोगों ने इलेक्ट्रिक जी। व्हीकल्स लिए हैं, जी। और उन्हें कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। और बहुत सारा स्टार्टअप हमारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। मैं आईआईटी बीएचयू से पढ़ा हूँ, मुझे पता है वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चार्जिंग स्टेशंस हैं या उसके कोई नए और विकल्प हैं कि किस तरह से बैटरीज चेंज करी जा सकती हैं, किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन करी जा सकती है जी। कि सभी गाड़ियों में बैटरी का साइज सेम हो, जिससे कि बैटरियां चार्ज करी कराई जगह जगह आपको मिले, वहां से आप चेंज कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो जी। बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल इसके ऊपर चल रहे हैं। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। और लॉन्ग टर्म में इंडिया इस डायरेक्शन में ऑलरेडी सक्रिय है। जी। और इस चीज के लिए भी सक्रिय है कि हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना हम सोच रहे हैं उतना तेजी से बढ़ने से पहले ही हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आ आ जाए जाए। और उसे रिप्लेस कर ले। जी। तो दोनों ही फ्रंट्स पे हम लोगों का बिल्कुल बढ़िया हम लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में भी मैंने देखा हाइड्रोजन से गाड़ी बनाई गई, और कई जी। 4 5 साल से उसके ऊपर खूब रिसर्च चल रही है। और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। जितनी ऑयल कंपनीज हैं वो भी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत काम कर रही हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म ऐसी कोई बड़ी भारी दिक्कत है। बाकी जैसा मैंने बताया, तो किसी का भी ये कहना कि वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अभी जो वर्ल्ड की हालात भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी, अपने ऊपर जी। डिपेंडेंस की बात करने लगे हैं। इंडिया ने पिछले 8 10 साल में मेक इन इंडिया और ये सब मुहिम चालू करी है। तो
मतलब ग्लोबल टेंशन से उतना ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया को नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। पिछले आप 5-7 साल से 4-5 साल से देख रहे होंगे जी कि रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, पर हमारी इंटरनल इकोनॉमी पे उसका कोई बहुत भारी इम्पैक्ट नहीं किसी भी प्रकार का दिखाई देता है। जी उसके रीजंस हैं कि हम बहुत तेजी से एक तो हमारी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम 1.4 बिलियन 140 करोड़ लोगों का देश है। जी तो 140 करोड़ लोगों की कंजम्पशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है। जी बाहर के देशों का निवेश हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। जी उसकी वजह से निवेश बड़ा तेजी से इंडिया में हो रहा है। इंडिया एक बहुत इमर्जिंग मार्केट की तरह बढ़ के आ रही है। तो जी मुझे लगता है कि अब जो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो बाहर हैं, वो तो जी जैसे होंगी होंगी। पर उन सबको हमने काफी अच्छी तरह से रिंग फेंस करके काफी ठीक हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और उसका कोई बड़ा भारी इम्पैक्ट हमारे पे नहीं आता दिख रहा। जी जी सर, ये तो हुई इम्पैक्ट की बात करें तो अब हम बात करते हैं थोड़ा गोल्ड के ऊपर, क्योंकि जब से ये ईरान इजराइल वाला मामला हुआ है सोना 1 लाख क्रॉस कर चुका। मतलब सोने में ताबड़तोड़ तेजी आ गई, क्योंकि इसको सेफ हेवन इसलिए माना जाता है, और जब भी अनसर्टिनिटी बढ़ती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, और इसलिए देखा भी गया है गोल्ड ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वहीं क्रूड में भी लगातार तेजी है, नेचुरल गैस में भी लगातार तेजी है। तो सर आपको ऐसे में क्या लगता है सोना, क्योंकि इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी कि चीन के सेंट्रल बैंक ने बहुत ताबड़तोड़ सोना खरीद की थी, फिर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी, उसमें ही बताया गया कि इस साल उन्होंने 25% ज़्यादा सोना खरीदा है। तो सर ये जरा आम भाषा में दर्शकों को समझाएंगे कि सोना इन सब जैसे अनसर्टेन माहौल में लोग सोने की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? जी सर। मनीष जी, मेरा मानना इसमें यह है कि एक तो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी की बात है, वो तो अलग ही बात है। जी एक बीच में एक ऐसा दौर आया था जी जब देश जो करेंसी प्रिंट करते थे जी उसको गोल्ड से डीलिंक कर दिया गया था। जी यानी एक्चुअली करेंसी क्या है? करेंसी आपका जो देश है उसकी जो वेल्थ है जितनी, जी उसी के हिसाब से करेंसी प्रिंट होनी चाहिए कायदे से। बिल्कुल। और एक दौर ऐसा आया, एक इकोनॉमिक दौर ऐसा आया जिसमें उसको डीलिंक कर दिया गया। तो कितना रिजर्व रख रहे हैं अलग अलग देश, वो किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। किस तरह से डॉलर प्रिंट हो रहा है, किस बेसिस पे डॉलर प्रिंट हो रहा है, वो सब समझ में नहीं आता था। जी अभी दोबारा से ये कहा जाने लगा है इकोनॉमिक सर्कल्स में कि हमारे को अपने गोल्ड रिजर्व्स के हिसाब से ही हमारी करेंसीज होनी चाहिए। उसको जी देखते हुए अलग अलग देशों ने अपने रिजर्व्स को बनाना शुरू किया है। तो वो अनसर्टेनिटी के अलावा भी ऐसा ही है। मतलब जी अनसर्टेनिटी उस पे ऐड कर दे रही है, वो एक अलग बात है। जी लेकिन मेरा अपना मानना है कि गोल्ड में तेजी रहेगी, जी लंबे समय तक रहेगी। और मतलब एक आम आदमी के लिए अगर मैं कहूं तो गोल्ड हमेशा से ही सेफ हेवन रहा है। जी अभी पिछले दिनों में तो उसने 20-25% का रिटर्न दिया है। जी 3-4 महीने 6 महीने में ही मेरे ख्याल 20-25% बढ़ गया जी है। 80-1 हजार रुपए से लाख एक रुपए पे आ गया है। जी और अभी भी मेरा मानना यह है कि उसमें अभी भी ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है। जी और यहाँ से भी आगे शायद 20-25% और बढ़े। जरूरी नहीं है कि बहुत तेजी से बढ़े, हो सकता है 2 साल में बढ़े, कोई नहीं कह सकता ये सब। लेकिन अनसर्टेनिटी को देखते हुए और जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, जहां डॉलर से लोग डी डॉलराइजेशन की जी तरफ भी कोशिश है, तो उन सब चीजों को देखते हुए गोल्ड का महत्व बढ़ जाता है। जी सर, ये तो हुई सर गोल्ड की बात। अब चलते हैं एक आखिरी सवाल की ओर, मार्केट की तरफ। जैसे कि इम्पैक्ट हर चीज़ों पर पड़ता है, क्रूड पर भी पड़ रहा है, गोल्ड पे भी पड़ रहा है, और मार्केट पे भी हो रहा है। और पिछले 4-5 दिन का अगर आप डेटा देखें तो एफआईआई लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो सर क्या ये ईरान इजराइल वॉर टेंशन है, या फिर कुछ और है, या फिर भारत में विदेशी निवेश क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 4 दिन में मतलब ऐसे तो काफ़ी सारे एफआईआई आए हैं, लेकिन पिछले 4 दिन के डेटा की बात करें तो लगातार उन्होंने बिकवाली की है एफआईआई ने। तो सर ये केवल ईरान इजराइल है, या कोई और भी फैक्टर काम कर रहा है सर?
देखिए, दो चीजें इसमें, एक तो डेफिनेटली जब अनसर्टेनिटी होती है, देखिए मैं इन चीजों को बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ। जी आपने किसी को पैसा दिया हुआ और अनसर्टेनिटी हो, जी तो आप कोशिश करते हैं उससे वापस लेके अपने घर में रखने की। बिल्कुल बहुत सिंपल बात है। बिल्कुल। इसी तरह से एफआईआईज हैं, उसको आप कुछ भी कहते रहे, अपने देश से पैसा किसी ने बाहर निवेश किया हुआ है जी अनसर्टेन कंडीशन में, क्योंकि आदमी को पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है। एक तो सिर्फ वॉर ही नहीं हो रहा ना, और भी जी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जी ट्रम्प साहब ट्रेड वॉर करने लगते हैं, जी किसी दिन किसी चीजों पे टैक्सेस लगाने लगते हैं। तो जी ऐसी स्थिति में किस जगह की किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी, किस तरीके की इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं करेंगी, कहाँ से निवेश कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये सब चीजें अनसर्टेन हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा जी होगा कि नहीं होगा, पर अनसर्टेन हो जाती हैं। जी तो उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए ऐसा था कि अभी आप इसको और इस तरह से देखें कि पहले ट्रंप ने चाइना के ऊपर बहुत हार्ड स्टैंड लिया था, जी बहुत सारे उनके टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। जी यदि वो टैरिफ बढ़ते और दुनिया को कुछ चीजों की जरूरत होती, तो वो कहाँ जाता? वो और किसी देश में जाता। तो वो देश बिल्कुल। इंडिया, वियतनाम और जो भी देश हैं जहां से वो जी खरीदी जा सकती हैं चीजें, उस तरफ निवेश होने लगता। जी अभी अभी जो जियोपॉलिटिकली उन्होंने फिर दोबारा से चाइना के ऊपर एक सॉफ्ट स्टैंड लिया है, जी बल्कि चाइना से रेयर अर्थ मेटल खरीदने के लिए भी एक डील साइन कर ली है। जी तो ऐसे में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। तो इस वजह से आदमी कहता है कि रुक देख के मैं फिर दोबारा से निवेश करूंगा। जी अभी फिलहाल मैं इसको निकाल के देखता हूँ कि कहाँ मुझे पैसे को लगाना चाहिए। अपने लगाना है। बहुत सिंपल बात है, हर आदमी जी को अपने पैसे का रिटर्न चाहिए, चाहे देश हो, चाहे एफआईआई हो, चाहे कोई भी हो। जी पर मुझको फिर भी ऐसा ही लगता है कि ओवरऑल ओवरऑल जिस तरह से स्थिति है, एक बात तो कहीं नहीं गई कि हमारा सब देश बहुत बड़ा कंज्यूमर है। जी 150 करोड़ लोगों की नीड्स हैं। अगर थोड़ी थोड़ी नीड और एक ऐसी पर कैपिटा इनकम आ जाती है जिसके बाद से वो तेजी से नीड्स बढ़नी शुरू होती हैं, जी वो टिपिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, टिपिंग पॉइंट आ जाता है। वो इंडिया का 2,500 पे आके वो टिपिंग पॉइंट भी शुरू हो गया है। जी तो मुझे लगता है फाइनली निवेश इंडिया में होगा। जी लंबा समय तक दिक्कत नहीं रहेगी। जी मार्केट्स का जहां तक सवाल है, मेरा अपना ओपिनियन इस मामले में हमेशा से ये रहा है कि मार्केट्स इंडिया में ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हैं। जी हमेशा से ही ओवर प्राइस्ड हैं, पिछले जी 4 साल से ओवर प्राइस्ड हैं। जी और वो किसी भी सेंटिमेंट से वो कम नहीं हो रही है। जी तो वो एक मार्केट का सेंटिमेंट होता है, उससे कोई रियलिटी नापना जी नामुमकिन है। मतलब उससे आप रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी को कभी नहीं नाप सकते। जी बाकी निवेश इसलिए भी होने के इंडिया में चांसेस वापस होने के हैं। आपको पता होगा कि यूएस की भी रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग है, वो थोड़ी कम कर दी गई है। जी तो फाइनली फिर दोबारा से लोग एनालाइज करेंगे, फिर दोबारा से देखेंगे कि कहाँ पैसा लगना है। तो मुझे लगता है होपफुली वो फिर दोबारा से इंडिया में आएगा। जी और इंडिया में कोई ऐसा बहुत बड़ी भारी टेंशन मुझे नहीं दिखाई देती है। जो ओवर प्राइस मार्केट है वो थोड़ी बहुत करेक्ट होगी, वापस जी ठीक होगी, वो सब चलता रहेगा। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंडियन मार्केट ओवर प्राइस्ड है। इसका कुछ एग्जांपल भी देखा जाए, रूस यूक्रेन वॉर इतना लंबा चला, मार्केट पे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन मार्केट में फिर अपना रुख चेंज कर लिया, वो बोला चलो ये तो चलता रहेगा। फिर भारत पाक तनाव हुआ तो एक दो दिन मार्केट ने उसका असर दिखा, उसके बाद फिर मार्केट अपने अपने रूप में आ गया। फिर एयर इंडिया वाला कांड हुआ उस दिन, तो मार्केट अचानक से धड़ाम गिरा, लेकिन फिर रिकवर हो गया, अगले दिन ही रिकवर हो गया। फिर आरबीआई की रिपोर्ट आई, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो उस दिन भी आधे घंटे तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं दिखा, आधे घंटे बाद थोड़ा सा मार्केट बढ़ा। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स देखे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट सच में ओवर प्राइस है, और थोड़ी बहुत इवेंट्स में थोड़ी बहुत करेक्शन आता है या बिकवाली हावी हो जाती है तो थोड़ा बहुत उथल पुथल मिलता है। लेकिन पहले जो होता था मार्केट में, कोई बड़े इवेंट्स का कम से कम एक महीने तो असर दिखता था मार्केट पे। सर वो क्यों बंद हो गया है? क्या मार्केट मतलब समझदार हो गया है? मनीष भाई, ये बड़ा, मतलब मेरा अपना इसमें अपना ओपिनियन है, हालांकि जी बहुत लोग इस ओपिनियन को नहीं भी मानते हैं। जी ऐसा है कि बहुत सारी चीजें नेरेटिव से चलती हैं। जी नेरेटिव मतलब जैसा माहौल बन जाता है। जी आज अगर आप देखेंगे, हमारे, आपको ध्यान होगा, हमारे पेरेंट्स का जमाना था, तो जी सब लोग कहते थे बैंक में पैसे रखने हैं, जी एफडी में पैसे रखने हैं। फिर एक समय आया जब ये स्टोरी बनाई चलने लगी कि भाई एफडी में रख के तो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं होती है, जी तो हमें रिटर्न्स बेटर चाहिए।
रिटर्न्स बेटर चाहिए में एक स्टोरी शुरू हुई कि सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी पहले सबको इन्वेस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जी कौन ब्रोकर के पास जाए, कौन उसको फोन करे, कौन जी क्या करे, बड़ा मुश्किल था। मतलब पता ही नहीं बिल्कुल। चलता था, ओपेकनेस थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पता नहीं चलता था जब ऑर्डर दिया तो कितने रुपए का दिया, कितने में खरीदा गया, सब जी चीजें दिक्कत में थी। जी आज की डेट में टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स हैज बिकम वेरी इजी, पहली बात। राइट। दूसरा, ये स्टोरी सबको बता दी गई कि भाई सिप करिए, सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। या अब आप सोचिए, आप एक वेल्थ मैनेजर हैं जिसमें सारी दुनिया में से, सारे हिंदुस्तान में लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और जी आपके पास रोज इतना बोरी भर के पैसे आ जाते हैं जिसको आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। जी तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो माहौल ऐसा बना हुआ है, उस माहौल को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कोई ड्रास्टिक चीज होगी, जी तभी शायद वो माहौल टूट पाए। पर जी इससे किसी भी सच्चाई का आंकलन कर पाना मुश्किल है। जो आपने पहले और अब का डिफरेंस बताया, वो जी पहले और अब का और कोई डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ यही डिफरेंस है कि उस टाइम पे कम लोग थे जो निवेश करते थे, पहली जी चीज। बहुत कम लोग थे जो इन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे थे, तो वो जब घबराते थे तो सारे घबरा जाते थे, और जब नहीं घबराते थे तो जी कोई नहीं घबराता था। लेट अस जी पुट इट लाइक दिस। अभी अगर आप वो निवेशकों की संख्या देखेंगे तो वो बहुत बहुत ज्यादा है, जी और ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू है, और उनमें कांस्टेंट सप्लाई। आप देखिए, आप किसी से फोन करके पूछिए कि भाई आपने अपना सिप बंद किया क्या, या जी ये मार्केट में जो डरा कुछ हो रहा था इससे आपने, क्योंकि सबको एक स्टोरी समझाई गई है कि सिप करते रहिए, जी लंबे समय तक करते रहिए, हम्म, और 10 साल में आपको उसके रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो पैसा बनाते तो रहिए। फ्लो ऑफ मनी नहीं रुकता है उस तरफ। जी और क्योंकि फ्लो ऑफ मनी नहीं रुकता है, तो जहां थोड़ा सा डिप आता है वहां दोबारा से कोई निवेशक आके उसमें खरीदने लगता है। जी मुझे ये सिर्फ इतनी सी स्टोरी लगती है, इसमें इससे ज्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ना मैं इससे देश की इकोनॉमी को मापने का काम करता हूँ, जी ना मुझे इससे लगता है कि देश नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ये वो सेंटिमेंट ड्रिवन है। अभी जी सेंटिमेंट इंडिया का काफी स्ट्रांग है। फॉर इंडिया सेंटिमेंट विद इन इंडिया बहुत स्ट्रांग है, फॉर जी इंडिया सेंटिमेंट आउटसाइड इंडिया बहुत स्ट्रांग है, जी और ये सारा गेम सेंटिमेंट से ही चलता है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो सर, ऐसे में रिटेल निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए? और एक आखिरी सवाल कि ये आपको क्या लगता है, ये वॉर और लंबा खींचेगा, या इस पे कुछ ट्रम्प साहब फिर कुछ करेंगे? क्योंकि कल भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ ऐसा डाला जिसके बाद से क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक से नीचे आने लग गए। तो लोगों को लगा कि अब ये ईरान इजराइल का वॉर, इसमें भी ट्रम्प साहब भारत जैसा सीज फायर कराया था वैसा कुछ करा के फिर इसको ठीक कर देंगे। जी सर। मेरा इसमें अगेन मेरा अपना व्यू है। पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा, सॉरी क्या पूछ रहे थे आप, पहला क्वेश्चन जी क्या सर, मैं था? ये पूछ रहा था कि ट्रम्प साहब ने कल सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया अपने हाँ नहीं, उसको। वो वाला मैंने सुन लिया, उससे पहले भी आपने जी, पूछा। एनीवे, कि सर जो ट्रम्प ये वॉर कितना लंबा लंबा और चलेगा खींच कि नहीं। सकता है? आपको क्या लगता है, अगर लंबा देखिए, खींचेगा मेरा क्या? मेरा मेरा मानना इसमें ये है कि जहां हमें रशिया और यूक्रेन का वॉर भी लगा था जल्दी खत्म हो जाएगा, जी नहीं हुआ। जी क्यों नहीं हुआ? सवाल ये आता है क्यों हम्म नहीं हुआ। हम्म तो मेरा अपना मानना ये है कि यूएस जैसे देशों का जो इकोनॉमी है जी वो आर्म्स बेच के ही चलती है, बिल्कुल। और यूएस इकोनॉमी की हालात, ये मेरा कहना है, अगेन मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, हालात आज से नहीं, मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ जी कि यूएस की इकोनॉमी की हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। जी सिर्फ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बोलने से कुछ नहीं होता। जब $30 ट्रिलियन इकोनॉमी पे $36 ट्रिलियन का लोन होता है, डेट होता है, जी तो वो डेट ट्रैप चालू होता है। ये ये बिल्कुल। ये कोई बड़ी बहुत भारी बातें नहीं है। आप देखिए, कोई भी कंपनी है, कई बार बहुत बड़ी दिख रही है आपको, जी आपको दिखा कि वो एसआर ऑयल बहुत बड़ी कंपनी बन गई, हम्म, लेकिन इतना ज्यादा डेट था वो बैंकरप्ट हो गई। जी ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आते हैं, देश भी ऐसे ही है। जी तो उनका मेरा मानना यह कि उनकी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, और उस इकोनॉमी के दो ही स्ट्रेंथ्स हैं। एक तो हम्म, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी हैं, जी और दूसरा, वो अगर दुनिया भर में वॉर होता रहे हम्म और उनके आर्म्स एंड एम्यूनेशन बिकते रहें, हम्म तो उनके लिए वो बड़ा अच्छा है। तो जी इसी वजह से मुझे लगता है कि ये टेंशन्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जी वो सामने से सीज फायर करने के लिए कहें या जो भी कहें, पर फाइनली
मेरा अपना मानना ये है कि उनकी इच्छा हमेशा ये रहती है कि सब चलता रहे धीरे धीरे वॉर अपना, चलता रहे। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहे तो बढ़िया है मतलब। जी। तो मुझे लगता है लंबा ही चलेगा। कितना लंबा चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्या शेप लेगा ये कहना ठीक है सर। मुश्किल है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ईरान के रुख में थोड़ी सी नरमी आई है, जी। और वो सब उनकी अपनी इंटरनल कंडीशंस के ऊपर पे डिपेंड डिपेंडेंट करेगा। होगा। जी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से होगा, ना इंडिया का सीज फायर मुझे लगता है उनके कहने से हुआ। जी। ये गलत एक नैरेटिव है, या एक हम्म। वो भी कहने की कोशिश करते हैं कि भाई हम दुनिया चला रहे हैं तो हमने बंद जी। करा दिया। जी। मुझे लगता है इंडिया की समझदारी थी कि उसे बहुत लंबा ना चलाया जाए, क्योंकि जी। उससे भी सभी नुकसान का था। नुकसान होता है। जी। और उसी प्रकार से हो सकता है ईरान थोड़ा सा, हो सकता है मेलो डाउन कर जाए, जी। क्योंकि उनके साथ भी खड़ा हुआ व्यक्ति कोई और ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। पर ये सब समय ही बता सकता है। जी सर। जी सर, ये तो हुई वॉर की बात। आपसे बात करके मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एंगल को छूने की कोशिश की ताकि हर एंगल से लोगों को पता लग सके कि वॉर क्या होता है और वॉर में कैसे क्या इम्पैक्ट होता है। तो सर, इन सब ज़रूरी जानकारी देने के लिए आपका TV9 का बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।